IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल और लगातार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्जाम में आने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछेगा। ये एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 12 दोनों एनसीईआरटी है। इसमें हम केंद्र राज्य संबंध के बारे में अच्छे से देखेंगे कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इन सबको हमें यहाँ से अच्छे से देखना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। क्या विशिष्टता होती है? तो केंद्रीय संघीय सरकार को हम केंद्रीय सरकार कहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होती है? पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। ऐसा नहीं होता है, सबके अधिकार अलग अलग बटे होते हैं। दूसरा है, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिकार बट जाते हैं। यही संघीय सरकार की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता होती है कि विधायिका मतलब संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अधिकार अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को निरूपित करता है, मतलब लंबवत जो है करता है? तो पहला हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, दूसरा है विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लंबवत मतलब ये हो गया कि सबसे ऊपर क्या हो गया, सबसे ऊपर केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के बाद फिर आपका राज्य सरकार है और राज्य सरकार के बाद फिर स्थानीय सरकार है जिसे हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। तो ये ऐसी सरकार लंबवत सरकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। ठीक है, इसी कहते हैं ऊर्ध्वाधर सरकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? और इसमें से सही उत्तर का हमें यहाँ पर चयन करना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। पहला है आपका, सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। बिल्कुल सही है, सरकार दो या उससे अधिक स्तर वाली होती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो है आपका स्थानीय सरकार। बिल्कुल सही है। संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकरण की गारंटी व सुरक्षा देता है। बिल्कुल सही है। हमारे संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज व्यवस्था सबके प्रावधान अलग अलग किए गए हैं, इसीलिए हमारा संविधान सबसे लंबा भी है, सबसे बड़ा भी है। ठीक है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रत्येक स्तर की सरकार का कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सबके अधिकार क्षेत्र को संविधान ने बांट रखा है केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों में। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम तभी हमें आएंगे जब तक हम उसको डिटेल में ना पढ़ें और इस तरह के क्वेश्चन हल ना करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत को एक अर्ध संघीय राज्य व्यवस्था के नाम से संबोधित किया था? तो ये इन्होंने किसने किया था? केसी व्हीलर ने। केसी व्हीलर ने कहा था भारत एक अर्ध संघीय व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों संबंध बराबर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद। संघवाद मतलब केंद्र सरकार संबंध में बात हो रही है। संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। में सत्य कथन कौन सा है? पहला है आपका, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं, केंद्र और प्रांतीयों को समाहित करती है। बिल्कुल सही है। कभी अगर आपसे पूछा जाए संघवाद क्या है, तो जहां केंद्र और राज्य सरकार दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं उसे हम संघवाद कहते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र और राज्य के मध्य किसी टकराव के समाधान के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। बिल्कुल सही है। तो कभी भी याद रखना, केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में कोई भी विवाद होता है तो उसका समाधान करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट है जो अपने मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्यवाही करती है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी ऑप्शन इसमें सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, कथन कारण के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। लिखा है, भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध सहयोग पर आधारित हैं। बिल्कुल सही है। संविधान विविधता को मान्यता देने के साथ ही एकता पर बल देता है। ये भी सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है। दोनों सेंटेंस सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्न
निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में दिया गया है? तो इसमें कौन सा ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में है? तो वन, बैंकिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशुपालन, ये केंद्र राज्य के अलग अलग हैं। जैसे बैंकिंग संघ सरकार का विषय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है आपका केंद्र सरकार का है, पशुपालन राज्य का है, लेकिन वन जो है ये समवर्ती सूची में इसमें केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या शामिल है ये पूछा जा रहा है। पहला है संघ और राज्यों के बीच विवाद, बिल्कुल सही। राज्यों के मध्य विवाद, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। समन्वय के लिए तंत्र, मतलब आपस में जो है सुलह करने के लिए तंत्र होता है, बिल्कुल सही है। न्यायपालिका, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र भी है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाए, ए हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया है, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? कब? मतलब प्रतिवेदन मतलब ये हो गया अपनी रिपोर्ट कब जमा की थी। याद रखना, सरकारिया जो आयोग बनाया गया था ये 1983 में बनाया गया था, लेकिन यहाँ जो है 83 नहीं पूछा जा रहा है, जमा करने का प्रतिवेदन कब था। तो इसका आंसर इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये कब जमा किया था? तो ये याद रखना 1988 में अपनी रिपोर्ट को जमा किया था, जबकि 83 में इसका गठन हुआ था। तो यहाँ चूंकि प्रतिवेदन जमा करने की बात हो रही है, रिपोर्ट जमा करने की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट जमा किया था और बताया था केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है? ऐसा इसमें कौन सा विषय है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? इसका मतलब वो सब्जेक्ट समवर्ती सूची का होगा, ठीक है। पहला है आपका शिक्षा, तो शिक्षा समवर्ती सूची में है। दूसरा गोद लेने की प्रथा, ये भी दोनों में है। और उत्तराधिकार का नियम, ये भी दोनों के लिए है। शराब के लिए कानून राज्य बनाता है, केंद्र नहीं बनाता है। तो इसका आंसर 1 3 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं किसे? तो अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं, पहले आप एक चीज जान लीजिएगा। जिनका संविधान में उल्लेख नहीं होता है उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघीय सरकार को। तो संघीय सरकार को अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, ठीक है। तो एक बात इसमें अच्छे से याद रखना कि अवशिष्ट शक्तियां उसे कहते हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, जैसे परमाणु, जैसे आपका इसरो का आपका अंतरिक्ष विभाग, जैसे आपका कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर। ये सब जो है क्या है? ये सब अवशिष्ट शक्तियों में आता है। इसका उल्लेख संविधान में किसी भी आर्टिकल में नहीं किया गया है। तो ये किसके पास होता है? इस पर कानून कौन बना सकता है? तो संघीय सरकार बना सकती है, राज्य सरकार के अधिकार में ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से एक कौन अवशिष्ट विषय है, मतलब कौन सा इसमें अवशिष्ट शक्तियां हैं? याद रखना, तो ये आपका हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसके लिए संविधान में कहीं भी कोई आर्टिकल नहीं है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। नेक्स्ट आपका वह विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, वो उसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो समवर्ती सूची में उसका उल्लेख किया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पंचायती राज विषय राज्य सूची का विषय होता है, तो ये राज्यों में आता है। इस पे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सशक्त केंद्र सरकार के निर्माण में सहायक होता है? इसमें कौन सा ऐसा है जो केंद्र सरकार के निर्माण में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पहला है आपका आपातकालीन प्रावधान, बिल्कुल सही है। तो केंद्र सरकार को मजबूती आपातकाल से मिलती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपातकाल में वो राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर सकती है। दूसरा है राज्यों का अनुदान व वित्तीय सहायता के लिए निर्भर होना। तो राज्य हमारे अनुदान के लिए और वित्तीय सहायता के लिए किस पर निर्भर होते हैं? केंद्र सरकार पर निर्भर होते हैं, इसलिए केंद्र सरकार शक्तिशाली है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर केंद्र का नियंत्रण होता है। IAS, IPS, IFS जो होते हैं उस पर सीधा नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है, लेकिन ये अपनी सर्विस राज्यों में देते हैं, बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची के विषय पर विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून को वरीयता दी जाती है। अगर मान लो समवर्ती सूची में विवाद हो जाए केंद्र राज्य के बीच में, तो केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाएगी, ना कि राज्य के। तो इस मामले में भी केंद्र सरकार मजबूत हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो सभी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका संघीय सरकार को कुछ विषयों में राज्य सरकारों को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो संघीय सरकार को कुछ ऐसे विषय दिए गए हैं जहां राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, क्योंकि संघीय सरकार के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति को
संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जा सकता है और उस पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका मतलब आपको उस लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। अगर केंद्र सरकार कोई निर्देश देता है किसी राज्य सरकार को और राज्य सरकार उस को नहीं मानता है तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है, ये भी एक प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान में, तो यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। इस बात को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में केंद्र राज्य संबंध निम्न में से किस पर निर्भर करता है? हमारे यहाँ जो केंद्र राज्य संबंध है वो किस पर निर्भर करता है, ये पूछा जा रहा है। तो संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपरा और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, चारों पर निर्भर करता है, जिससे केंद्र राज्य संबंध को मधुर बनाया जा सकता है या विवाद भी खड़ा हो सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है, पूछा जा रहा है। पहला है आपका, राज्यपाल की जो भूमिका है वो केंद्र और राज्य के बीच सदैव विवाद का विषय रही है। बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल संदर्भ में दे सकते हैं, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां राज्यपाल को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा विवाद बना रहता है, जब केंद्र में अलग सरकार होती है और राज्य में अलग सरकारें होती हैं तब। दूसरा है, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े विषयों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है सरकारी आयोग गठन किया गया था। बिल्कुल सही है। कब किया गया था? अभी मैंने आपको बताया 1983 में। सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य और निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था, खास करके राज्यपाल के संबंध को लेकर के। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच जो है बेलगांव या बेलग्राम पर अधिकार को लेकर के विवाद है? तो इसको लेकर विवाद किस में है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। तो याद रखना, बेलगांव वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में है, लेकिन यहाँ मराठी भाषा बोली जाती है। इसीलिए क्योंकि हमारा देश भाषा के आधार पर विभाजित हुआ है राज्यों का, इसीलिए जो है महाराष्ट्र हमेशा कहता है कि बेलगांव हमारा होना चाहिए, जबकि ये वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में है, जो और यहाँ बोली जाती है मराठी भाषा, जबकि पूरे कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़ भाषा। इसीलिए विवाद है। और बेलगांव को कर्नाटक छोड़ना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोहा पाया जाता है और यहाँ बहुत ज़्यादा सोना पाया जाता है। ये दोनों क्षेत्र कहाँ चले जाएंगे? खनिज वाले महाराष्ट्र में चले जाएंगे, इसीलिए विवाद है। तो इसका जो है विवाद वर्तमान में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग भी है, मुकदमा चल रहा है बेलगांव को लेकर के। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, नर्मदा नदी के जल बंटवारे के संदर्भ में से संबंधित राज्य कौन है? मतलब ये हुआ, नर्मदा नदी के जल को लेकर के जो विवाद है वो किन राज्यों के बीच में है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है। याद रखना, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कावेरी नदी जल विवाद के जो है अंतर्गत कौन सा केंद्र राज्य संबंध है? तो याद रखना, कावेरी नदी को लेकर के कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में विवाद है, क्योंकि चारों राज्यों में इसका अपवाह तंत्र है, नदी नहीं है, अपवाह तंत्र है। तो इसीलिए जो है याद रखना, कावेरी नदी के जल को लेकर के इन चार राज्यों के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर केस भी अभी भी चल रहा है, तो क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है जो है संघ और राज्यों के बीच भी संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। ठीक है, एक बार दोबारा गलती से आ गया। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य विधायी संबंध दिया गया है? तो केंद्र राज्य के बीच में तीन तरह का संबंध होता है। एक होता है विधायी संबंध, एक होता है आपका प्रशासनिक संबंध और एक होता है आपका वित्तीय संबंध। तीन तरह का संबंध केंद्र और राज्य के बीच में होता है, ये बात याद रखना। तो विधायी संबंध पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध कहाँ है? तो याद रखना, ये आपका हो जाएगा भाग 11 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? पूछा गया है। तो याद रखना, केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होता है, अगर देखा जाए तो 3 जो अनुसूचियां दी गई हैं उनका जो पूरा प्रावधान किया गया है वो याद रखना 245 से 246 में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। यहीं पर सारी शक्तियों को एक तरह से वितरित किया गया है। नेक्स्ट आपका, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान की किस अनुसूची के में दिया गया है? तो केंद्र राज्य के बीच में विधायी शक्तियों के लेके जो प्रावधान है वो 7वीं अनुसूची में है। इसी में तीनों प्रावधान किए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। नेक्स्ट आपका, वह विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित कौन सी हैं? तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं किस पे? समवर्ती सूची पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका,
भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह केंद्र और राज्य दोनों सरकार को दिया गया है कि केंद्र राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस पे काम कर सकते हैं, चाहे वो बच्चों से जुड़ा हो, चाहे अवयस्क से जुड़ा हो, चाहे सामाजिक योजनाओं जुड़ा हो, आर्थिक योजना जुड़ा हो, विधि निर्माण जुड़ा हो, सबके लिए संविधान में बराबर दोनों को प्रावधान दिया है, केंद्र और राज्यों को। इसीलिए शक्तियों का विभाजन अलग अलग सूचियों में किया गया है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसमें दे रखा है? तो संघीय सरकार को दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम आ चुका है। तो 249 का संबंध किससे है? तो याद रखना, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियां। ठीक है, तो 249 में साफ साफ कहा गया है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो 249 आर्टिकल को अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जो है आपका 263 में किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैसे? तो आर्टिकल 263 के तहत, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट आपका अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या होता है? तो ये संवैधानिक है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 263 में। तो क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए हमें अलग अलग तरीके से इसको समझाने का मैंने प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति ही कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संवैधानेतर और विधेयेतर संस्थाएं हैं? मतलब ये है, इनमें कौन सी ऐसी संस्था है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, ये जो है योजनाओं का क्रियान्वित करती है। और दूसरा है आपका कौन सा? तो दूसरा है आपका, याद रखना, राज्यपाल सम्मेलन। राज्यपाल जो सम्मेलन होता है, इसका भी प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद और जो आंचलिक परिषद का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो याद रखना, संविधानेतर का मतलब ये होता है जिनका उल्लेख संविधान में ना किया गया हो। तो ऐसे शब्दों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है कैसे? तो क्षेत्रीय परिषदें हमारे देश में 6 हैं, पहले 5 थी, अब 6 हो गई हैं। तो इनको संविधान में कैसे होता है? संसदीय कानून द्वारा उनका निर्माण किया जाता है, और क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो गृह मंत्री होते हैं। तो क्षेत्रीय परिषदें 6 कौन कौन सी हैं? पहला है आपका उत्तर, दूसरा है आपका दक्षिण, तीसरा है आपका पूर्वी, चौथा है आपका पश्चिमी, एक है आपका केंद्रीय और एक है आपका उत्तर पूर्वी। तो इतनी जो है क्षेत्रीय परिषदें भारत में है, और सबके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया है? तो सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था वो केंद्र राज्य संबंधों के मध्य जो है विवाद को सुलझाने के लिए किया गया था, सिफारिश के लिए किया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? तो सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग के कहने पर ही अंतर्राज्यीय परिषद हमारे यहाँ बनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट आपका भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद है 257 में साफ साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार कोई जो काम करेगी कार्यपालिका, तो उस पर जो है केंद्र सरकार या राज्य मतलब कोई उस पर अड़चन नहीं लाएगी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा भाग 12। भाग 12 में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि केंद्र राज्य संबंध के बीच में 3 संबंध होता है, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध होता है। ठीक है,
अब उसी जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों मतलब वित्तीय संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो वित्तीय संबंधों के जो व्याख्या की गई है वो जो है अनुच्छेद जो है 268 से लेकर 281 के मध्य की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। मतलब हमारे देश के संविधान में एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कर लगाने का अधिकार केंद्र का है, एकत्र करने का अधिकार केंद्र का है, लेकिन कर को बराबर बराबर बांटने का अधिकार केंद्र और राज्य का है। 21 अनुच्छेद में कहा गया है, 270 में कहा गया है। तो इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसको आप लोग निगलेक्ट बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है इसमें हमें, ठीक है। पहला है आपका भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क जो होता है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, वह वसूला जाता है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। तो याद रखना स्टाम्प शुल्क जो है केंद्र सरकार लगाता है वही वसूलता है। अगर दूसरा है आपका विनिमय संघ सरकार द्वारा किया जाता है, नहीं, याद रखना दोनों द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही द्वारा किया जाता है, दोनों द्वारा किया, लेकिन उसकी वसूली सब काम केंद्र सरकार करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार में लेन देन पर कर कौन लगा सकता है, संघ द्वारा लगाए जाते हैं या राज्यों द्वारा एकत्र किए जाते हैं, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें केवल एक सही होगा, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, ना कि राज्य से इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो शेयर बाजार केंद्र सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ही जो है सर्वोच्च न्यायालय ही केंद्र और राज्य के बीच के विवाद को मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही सुनवाई करता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। तो याद रखना ये किसके द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो अंतरराज्यीय व्यापार और व्यवसाय की जो स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी राज्य में व्यापार हम कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो यह आपका आर्टिकल 301 में कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। ऐसा इसमें कौन सा कर है जो केवल राज्य ही लगा सकता है और राज्य ही उसकी वसूली कर सकता है, भू राजस्व कर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे की शक्ति दे रखते हैं। मतलब यह हुआ कि क्या जो भारत के राज्य हैं वो जो है सीधे विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं, जब तक केंद्र सरकार अनुमति नहीं देगा राज्य किसी भी कीमत पर विदेशों से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है इसमें, और सही कथन का इसमें हमें चयन करना है, ठीक है। पहला है परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं, बिल्कुल सही है। तो याद रखना केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय के लिए ये परिषदें काम करती हैं। दूसरा, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के बीच समन्वय बना के रखती हैं, एकीकरण करती हैं, सहयोग करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया है, जो है अवृत करेगा, ठीक है। कब तक, तो याद रखना 1 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक जो है ऐसा नहीं हो सकता है कि जो है राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाई। तो आर्टिकल 249 में कहा गया है वो 1 साल तक काम करेगा, ठीक है। तो याद रखना इसकी अनुमति कौन देता है, राज्यसभा देती है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों की सभा है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इस टॉपिक से मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिया है। एग्जाम में बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से करेंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।